नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष प्रोग्राम संगत पंगत। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी और रवि उपाध्याय जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं वो, लेकिन जितनी बीजेपी की तैयारी दिख रही है उससे ज्यादा हमें जो जेडीयू की तैयारी है वो दिख रही है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए वेंकटेश, आपने सही पकड़ा है। वैसे तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, हम हो, आरएलएम हो और लोजपा हो, लोजपा आर, इन सब की जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं। वे जब बिहार आ रहे हैं तो उनकी रैली को सफल बनाने की जिम्मेवारी। लेकिन यह सच है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सभाएं बिहार में हुई हैं, हमने यह देखा है, आपने भी महसूस किया होगा कि वहां भीड़ कितनी इकट्ठा होगी, इसकी जिम्मेवारी विशेष रूप से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के जिम्मे हुआ करता था। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव का मौसम आ चुका है, नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं जिसमें चुनाव के बारे में बातें होंगी। और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने इस बात का संकेत दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने यह कहा था दिल्ली में अपने लोगों से कि बिहार के चुनाव में वह कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 24 अप्रैल को नहीं आ रहे हैं। देखिए, 24 अप्रैल को तो आ ही रहे, मई में भी 2 यात्राएं उनकी लग चुकी हैं। 4 मई को शायद पटना आएंगे और 24 मई को फिर पटना आएंगे। 4 मई को एक खेल के आयोजन का और फिर 24 मई को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का जो नया बना है विस्तारित, उसका उद्घाटन करेंगे। तो आपने बात कही कि देखिए जेडीयू की तैयारी अधिक दिख रही है, बिल्कुल अधिक दिख रही है। अब क्यों दिख रही है, इसे डिकोड किया जाना आवश्यक है। तो देखिए, अब बिहार में यह पोस्टर तो लग गया, जेडीयू कार्यालय के सामने लगा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन यह पोस्टर बीजेपी कार्यालय के सामने नहीं लगा है। बीजेपी वाले अब भी कह रहे हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे क्या मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, चाहे सीटें जितनी हो, इस पर अमित शाह खामोश होते रहे। लेकिन अब जो तैयारी जेडीयू की है, उससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि 24 अप्रैल को कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा ऐलान होने वाला है। वैसे भी आपको पता है कि यदि हम अमित शाह की बात करें और नरेंद्र मोदी की बात करें तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की अधिक पसंद है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला भी कहा था। देखिए, इस पर बिहार के लोगों की प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि बिहार में लाडला छोटे बच्चों को कहा जाता है, दुलार प्यार में कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी की पसंद। तो एक बात तो यह कही जा रही है कि 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी इस बात पर से पर्दा उठा सकते हैं कि नीतीश कुमार 25 में भी मुख्यमंत्री होंगे, मतलब वह इस बात का ऐलान कर सकते हैं। तो इसकी संभावना, इसकी उम्मीद जेडीयू के लोगों ने तलाशी है और यही कारण है। देखिए, कार्यक्रम मधुबनी में हो रहा है, मिथिला में हो रहा है। तो आप कह सकते थे कि यदि जेडीयू की ही बात कर लें तो विशेष जिम्मा किसका बनता था? विशेष जिम्मा संजय झा का बनता था। संजय झा के संबंध बीजेपी से कैसा है, वह सेतु हैं, यह भी आपको पता है। और मिथिला के लिए वह केंद्र की कितनी योजनाएं लेकर आए हैं, यह भी आपको पता है। लेकिन संजय झा ने तो जिम्मा उठा ही रखा है। शक्ति प्रदर्शन है जेडीयू का। बीजेपी से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की सभा में जेडीयू के दिखने चाहिए। जितना झंडा बीजेपी का हो, उससे अधिक झंडा जेडीयू का हो। तो यह तैयारी है। और इस तैयारी में कौन लगे हैं? ललन सिंह लगे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो ललन सिंह, और देखिए, हमने कल ही देखा था, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए और लोगों को संबोधित करने के लिए कि आप आइए, ललन सिंह मुजफ्फरपुर गए थे। वहां वह कह रहे थे कि 6 लोग, यदि 5-5 हजार लोग लेकर चले आए तो 30,000 हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई दिनेश सिंह, वह तो 15,000 वाले हैं, 45,000 हो गए। और 6 के अलावा जो बाकी विधानसभा क्षेत्र है, यदि टिकट की दावेदारी करनी है तो 5,000 लेकर वह भी आ जाए तो 50,000 हो गए। तो मुजफ्फरपुर से ही सिर्फ 50,000 आदमी। अब मधुबनी का ग्राउंड कितना बड़ा है देखिए, यह
कोशिश हो रही है कि जेडीयू के लोग अधिक, और यदि नरेंद्र मोदी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री होंगे, तो उन सारी बातों पर विराम लग जाएगा जो कहा जा रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू कर सकती है, बीजेपी वैसा कर सकती है जैसा मध्य प्रदेश में किया गया, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी करेंगे? एक बड़ी बात यह हो सकती है जिसका इंतजार सबसे अधिक जेडीयू वालों को है, और इस बात के कुछ संकेत मिलने शुरू हुए हैं। नित्यानंद राय पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं नित्यानंद राय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि वह सीधे अमित शाह से जुड़े हुए हैं। तो नित्यानंद राय ने कहना शुरू किया है कि 25 से 30 भी नीतीश ही हैं। हाँ, तो नित्यानंद राय की बात आ गई है। अब यदि हम इसके दूसरे पहलू को देखें कि क्यों बीजेपी से अधिक लोग जेडीयू के होने चाहिए प्रधानमंत्री की सभा में, अब वक्त क्या आ गया है? वक्त आ गया है सीटों का फैसला होना है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको पता है कि 2020 में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में था और बीजेपी कुछ सीटों से कम छोटे भाई की भूमिका में था। बीजेपी के खाते में मुकेश सहनी थे और नीतीश कुमार के खाते में जीतन राम मांझी थे। तो अब देखिए जो जेडीयू की स्थिति है, नीतीश कुमार की सेहत है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टेबल पर 1-to-1 बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बातचीत तो 4 लोग ही करेंगे। बातचीत 4 लोग कौन करेंगे? ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं। तो यदि हम शक्ति दिखा देते हैं तो जिन लोगों को यह बात दिख रही है दूर बैठकर कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में ह्रास हुआ है, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो मैसेज ट्रैवल कर रहा है, तो यह भी दिखाना है कि देखिए जेडीयू का संगठन कितना मजबूत है कि मधुबनी में प्रधानमंत्री की सभा में बीजेपी से ज्यादा जेडीयू के लोग हैं, तो फिर सीट की बात होगी। देखिए एक बात कही जा रही है ना कि कुछ भी हो, देखिए जेडीयू की कोशिश है, वह बात तो 115-120 की कर रहा है, लेकिन जेडीयू को यह बात मंजूर नहीं होगी कि वह 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि यह कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि कुछ भी हो, यदि नीतीश कुमार की ही चली तो कम से कम दोनों बराबर पर लड़े, और जेडीयू की कोशिश होगी कि हम 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट अधिक लड़ें। देखिए एनडीए में सीटों को लेकर बहुत ही तनातनी की स्थिति है, और इस तनातनी में क्या हो जाएगा तो वहां शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। देखिए बिहार सरकार के तमाम जेडीयू के खाते के जितने मंत्री हैं, चाहे लेसी सिंह हो चाहे जो हो, बीजेपी वाले तो हैं ही, चाहे वो नीतीश मिश्रा हो वह तो स्थानीय ही हैं, चाहे गोपाल जी ठाकुर हो चाहे अशोक यादव सांसद हो, सबके सब लग गए हैं। अब इधर से देखिए सांभवी चौधरी को भी लगा दिया गया है, अशोक चौधरी भी लगे हैं, तो सब लोग लग गए हैं। तो सांभवी चौधरी तो लोजपा से, लेकिन अशोक चौधरी जेडीयू से, विजय चौधरी जेडीयू से, समस्तीपुर से। तो एक बड़ी तैयारी है और बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उस दिन यदि यह घोषणा कर देते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं 25 से 30, तो फिर देखिएगा कि पटना के सबसे बड़े होर्डिंग पर एनडीए का, अभी जेडीयू कार्यालय के बाहर वह होर्डिंग लगी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर पटना में आपको तमाम या पूरे बिहार में कह लीजिए। देखिए नीतीश कुमार की पीआर एजेंसी भी बदल गई है जो उनका मेकओवर का काम करेगी, यह भी खबर है। तो आपको वह भी याद होगा 2015 में जब प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के लिए रणनीति संभाली थी, वे रणनीतिकार बने थे, स्ट्रेटजिस्ट बने थे। तो एक सुबह जब पटना के लोग जगे थे और बिहार के लोग जगे थे, तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और बीजेपी वालों को होर्डिंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, इसीलिए देखिए 24 तारीख को कुछ ना कुछ तो बड़ा होना है। यदि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो गया तभी भी बड़ा, और यदि बीजेपी से अधिक लोग जेडीयू के जमा हो गए तब भी दावेदारी हो जाएगी कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े नहीं हैं तो कम से कम बराबर के तो जरूर ही हैं, क्योंकि यह तो सच है ना कि इस बार जो चुनाव है सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर नहीं लड़ा जाना है। इस बार नरेंद्र मोदी का नाम होगा और नीतीश कुमार का नाम होगा, क्योंकि आपने 2020 में देखा था कि चिराग पासवान के आते ही जैसे ही वे हनुमान बने थे, जैसे ही वे साजिश के टूल्स बने थे, तो जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वह वोट कहां,
वह वोट चिराग पासवान के उम्मीदवारों के पक्ष में और नीतीश कुमार को 38 सीटों का नुकसान हो गया था। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है, इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है। रवि जी, सबकी निगाह उस यात्रा पर टिकी हुई है जब प्रधानमंत्री आएंगे। क्या जो जेडीयू जिस तरह से अपना सब कुछ झोंक रही है, उम्मीद है कि जो सीएम का चेहरा है, जो सीएम के नाम को लेकर के लगातार बातें चल रही है, उस पर पूर्ण विराम लगेगा? देखिए, एक बात समझने वाली है, ज्ञानेश्वर जी बोल रहे थे, हम देखिए सबसे बड़ी बात है जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री की जो मधुबनी में होने वाली है वह मिथिलांचल में हो रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी में एनडीए फोल्ड से जब बैठक हो रही थी, उसकी पहली बैठक जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हुई थी, नंबर एक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीते दिन हुई बैठक, तमाम एनडीए के तमाम मंत्री जो नीतीश कैबिनेट में हैं सब लोग पहुंचे थे। तो ये एक, और देखिए भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है, 2025 225 225 है ना, ये नारा है। तो अब आपको 225 टारगेट है आपका, आपने इसको साधने के लिए निश्चित रूप से मिथिलांचल को आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के उतना संख्या बल आप ले आइएगा, अदरवाइज नहीं ले पाइएगा। तो मिथिलांचल से ही देखिए संजय झा आते हैं जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये पूरी तैयारी आपको तमाम जो जेडीयू के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस तैयारी में कि नरेंद्र मोदी की रैली को हमको पूरी तरह से सक्सेसफुल करना है, और यहीं से फिर बार्गेन शुरू होगा। अगर यदि आपको वहां पर केसरिया झंडा दिखा या तीर दिखा तो आपको वहीं से फिर आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और ये दिखाई भी पड़ रहा है, जो तैयारी की ज्ञानेश्वर जी चर्चा कर रहे थे वह निश्चित रूप से जदयू की ओर से बहुत बढ़ चढ़ करके तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक की स्थिति यही है। अब आगे वाले समय में जितना नजदीक प्रधानमंत्री का दौरे का कार्यक्रम होगा, हो सकता है भाजपा कुछ और करे, लेकिन तमाम आप देखिएगा तो यह बात दिखाई पड़ रही है। अब रही बात आपको नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर की बात आप जो कर रहे हैं, तो ये देखिए कहीं पर भी अब तक यह बात कहीं पूरी क्लियरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे की हम बात कर रहे हैं, ये बिहार के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कहा है अभी तक कि 2025 में नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा कैंडिडेट होंगे और चेहरा होंगे। तो यह बात, यह संशय तो दिखाई पड़ रही है, और यही जो है सो उस दिन अपना जेडीयू पूरा जितना जान झोंकना है, जितनी ताकत जितनी शक्ति झोंकनी है वह झोंक देगा मधुबनी की रैली में, कि उसको दिखाना है कि देखिए 2020 में कुछ और हुआ था, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री बिहार, उसमें ताकत में, उसमें चमक और धमक है बरकरार। यही एस्टेब्लिश करने की कवायद दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार जो चीजें चल रही हैं, एक चिराग पासवान का बयान आया, और चिराग पासवान एक मीडिया संस्थान से बीते दिनों बात कर रहे थे, जो वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है जी। और इस तरह से जो नई बहस है फिर बिहार में छिड़ गई है। चाहे वो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उसके लिए दावेदारी, जो तमाम चीजें हैं, इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बकरेश, चिराग पासवान और रामविलास पासवान में बड़ा अंतर है, और इसके बहनों, उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती चिराग पासवान की, वह स्पष्ट कर चुके हैं। रामविलास पासवान दिल्ली की राजनीति करते थे, केंद्र में बने रहना चाहते थे, और मुझे कई मुलाकात के अवसर मिले हैं जब वह पटना आते थे, जब केंद्रीय मंत्री होते थे। पटना के मौर्य होटल के 323 नंबर कमरे में 323 नंबर का स्वीट था, उसमें रहा करते थे, जो अब 330 नंबर है। तो जब कभी उनसे पूछा जाता था रामविलास पासवान से कि आप बिहार क्यों नहीं देखते हैं, आप बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं, तो वे कहते थे कि जब मैं भारत का मानचित्र देखता हूं तो उसमें बिहार एक छोटा सा प्रदेश दिखता है, और जब मैं दिल्ली में बैठता हूं और अपने मंत्रालय में होता हूं तो मुझे पूरा देश दिखता है। लेकिन चिराग पासवान ने समझ लिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है। तो चिराग पासवान यह भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार, ठीक है, यदि 2025 में मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, कितने महीने बनेंगे, कितने साल रहेंगे, यह तो बड़ा सवाल रहेगा ना। फिर जो विराम आएगा तो फिर जो युवा वर्ग है, युवा तुर्क है, युवा नेतृत्व है, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर हैं, सम्राट चौधरी हैं, इनके बीच ही टक्कर होनी है। तो यदि इनमें से किसी ने गैप भर दिया तो फिर प्रशांत किशोर चिराग पासवान पीछे छूट जाएंगे। तो चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में, और चिराग पासवान जिद्दी बहुत हैं, और चिराग पासवान बार्गेन भी बढ़िया करते हैं। देखिए चिराग पासवान ने वह दिन भी देखा जब वे बर्बाद कर दिए गए। देखिए
2020 में उन्होंने नीतीश कुमार को बर्बाद करने की कोशिश की, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर चिराग पासवान भी बर्बाद हुए। कैसे उनकी पार्टी टूटी, कैसे उनका परिवार टूटा, और कैसे वह बंगला दिल्ली का छिन गया, सड़क पर बैठकर रो रहे थे। लेकिन चिराग पासवान अपनी ताकत को जानते हैं। चिराग पासवान किसी के साथ होकर ही बलवान हो सकते हैं। चिराग पासवान अकेले कुछ नहीं है। यह देखा है आपने 2020 के चुनाव में, पूरे बिहार में एक सीट आई थी ना, वह भी कौन? मटिहानी में कामदेव सिंह के बेटे हाँ जी, ठीक है ना, तो राम लखन सिंह ही ना, हाँ, वो चुनाव जीते थे और वो भी बाद में जेडीयू में चले गए। तो आप यह समझिए, देखिए चिराग पासवान को यह लग रहा है, पहली कोशिश जो है कि हम इसी बहाने, जो उन्होंने कहा मुझे बिहार बुला रहा है, भाई अरुण भारती कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात हो रही है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब बात कर रहे थे चिराग पासवान, जब वह टूटे हुए थे, जब उन्हें तोड़ दिया गया था, तब तो वह नीतीश कुमार पर हमलावर थे। आज नहीं हमलावर हैं। आज कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, उसने काम किया है, लेकिन उतना नहीं किया है जितना किया जाना चाहिए था, और दूसरे जो विकसित प्रदेश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की कोशिश ये है कि हम सीटें अधिक ले लें। लेकिन देखिए एनडीए में, एनडीए फोल में यदि यह बिल्कुल सही सलामत रहता है और मुकेश सहनी भी आ जाते हैं, तो दिल्ली में क्या चर्चा है? दिल्ली में चर्चा है 100 सीटों पर जेडीयू, 100 सीटों पर बीजेपी, 22 सीटें एलजेपीआर के लिए, और 7 सीटें जीतन राम मांझी के लिए, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और मुकेश सहनी आते हैं तो उनके लिए भी 7 सीटें, ठीक है ना, और शायद वह केंद्र में मंत्री भी बना दिए जाएं। अब यदि मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो जेडीयू और बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाएगा कि चिराग पासवान को 1-2 अधिक मिल जाएंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी को। तो चिराग पासवान को यह लग रहा है कि यदि यह फार्मूला रहा और स्ट्राइक रेट ठीक रहा तो नए सरकार के निर्माण में हमारी क्या भूमिका रहेगी? जेडीयू और बीजेपी वाले यदि 200 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और स्ट्राइक रेट ठीक रहा तो ये स्वयं बहुमत में आ जाएंगे। तो हम किसी बार्गेनिंग कैपेसिटी तो हमारी रहेगी नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी। जो कहेंगे, जो स्थिति कांग्रेस की थी, आपने देखा था महागठबंधन की सरकार में, वही स्थिति में लोजपा होगा। तो उस स्थिति से वह बाहर जाना चाहते हैं, उस स्थिति से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन यह देखिए कब संभव होता, जो नहीं कर पाया चिराग पासवान। यदि 2020 में उन्होंने अलग लाइन खींचने की कोशिश की थी और फिर वह जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर चले थे, यदि वे चल रहे होते तो आज प्रशांत किशोर का उतना शोर नहीं होता जितना शोर हो रहा है, और वह सी वोटर के सर्वे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वह जो रिक्ति है नए नेतृत्व के प्रति, जो लोग तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हैं, वह चिराग पासवान को पसंद कर रहे होते, ठीक है ना। तो वह रिक्ति भी खत्म हो गई है। तो इसलिए चिराग पासवान यह कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें उतना दे दो, लेकिन उतना मिलना संभव है नहीं, उतना मिलना संभव है नहीं। लेकिन क्या इसके बाद कुछ कर पाएंगे वो? मुझे नहीं लगता है कि वह दिल्ली में मंत्री की कुर्सी छोड़कर सच में मैदान में आने वाले हैं। लेकिन यदि उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया और अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया, हाइपोथेटिकली, हमने कल भी बात की थी अजीत द्विवेदी के साथ, देश के जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि यदि चिराग पासवान अकेले आते हैं तो क्या होगा, अकेले लड़ते हैं तो क्या होगा। तो चिराग पासवान यदि अकेले लड़ते हैं और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ते हैं, हम साजिश का एक हिस्सा भी मान लें, तो उनकी स्थिति 2020 से ज्यादा खराब होगी। अच्छा, मतलब वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। सीट हो सकता है एक और भी जीत लें, 2 और भी जीत लें, लेकिन वोट प्रतिशत। लेकिन दूसरा हाइपोथेटिकल, यदि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो जाते हैं तो एक बड़ी ताकत बनेगी, एक बड़ी ताकत बनेगी। और यदि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ, तो फिर तेजस्वी यादव का सफाया हो जाएगा। लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस इस अलायंस में हो जाएगी। लेकिन यह देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और आप देख ही रहे हैं कांग्रेस भी प्रयोग कर रही है, कांग्रेस भी अपने बल चलना चाहती है। लेकिन क्या आरजेडी से छुटकारा पाकर वह प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दोनों दूसरे की तारीफ करते हैं। भाई प्रशांत किशोर भी क्या कहते हैं कि चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो जाति की राजनीति नहीं करते हैं,
ठीक है, आपने देखा ही था इमामगंज का उपचुनाव, वहां जीतन राम मांझी की बहु चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान को बुलाया गया और चिराग पासवान नहीं गए और वहां जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतने सारे मत आ गए, वह पासवान का ही मत था। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति तो चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। यह भी संभव है कि चिराग पासवान यह भी बार्गेन करें कि नई सरकार बने तो नई सरकार में लोजपा आर का भी एक डिप्टी सीएम हो। अच्छा जी, तो हमें तो यह दिख रहा है जी। जैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, चिराग पासवान इंटरव्यू में ऐसी बात करके क्या बिहार में जो अपनी सियासी जमीन है उसके अंदर एक संभावना की तलाश कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात वेंकटेश जी स्पष्ट है, अभी आप जो सी वोटर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सी वोटर ने निश्चित रूप से चिराग पासवान का जो सर्वे में आया इजाफा हुआ, हाँ 2% इजाफा हुआ है, 6 पे चला गया। बिल्कुल, तो ये इजाफा एक नंबर एक। और नंबर दूसरी बात आप समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या था, यह तो सब लोग जान रहा है। और वह 6 सीट ही रिजर्व सीट है लोकसभा में, उसमें से 3 सीट इनके पाले में आई। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पाले में आई, आपने देखा, और तो बेहतर परफॉर्मेंस। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी एस्टेब्लिश करता है कि चिराग पासवान इस ओर भी देख रहे हैं कि हमारा लोकसभा में क्या परफॉर्मेंस है, और जो रिजर्व सीट में विशेष करके, तो ये अब उनका स्ट्रक्चरल ढांचे की बात अभी ज्ञानेश्वर जी कर रहे थे। निश्चित रूप से उनका जो पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठीय जो ढांचा है, उसमें समाज के हर वर्ग को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उनको पासवान से टैग करके नहीं देखा जा सकता, सिर्फ ये चेहरा तो है, वो दलित के बहुत बड़े चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उनके साथ में लिगेसी भी है उनके पिताश्री की, पिताश्री की भी पहचान वही थी जो इनकी पहचान है। तो इसमें आप, और उनके अंदर में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो बात वो कह रहे हैं चिराग पासवान, कोई आज की बात नहीं है। यह लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत थी, उसी समय से उनका नारा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उनकी पीड़ा है, क्योंकि वह तो बॉलीवुड में थे, वह बाहर में थे, लेकिन उनके अंदर में यह पीड़ा, यह कसक थी कि हमको बिहार में कुछ करना है और बिहार के आम आवाम के लिए। और इसी लिहाज से वो बिहार में आए भी, नहीं तो उनको ऐसो आराम सुख चैन तो उनको मिला ही हुआ था चिराग पासवान को। तो वो ग्राउंड जीरो पर काम किया उन्होंने। और आपने देखा भी कि 2020 की स्थिति का चर्चा भी ज्ञानेश्वर जी ने कर दिया। तो ये निश्चित रूप से चिराग पासवान के मन में है। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान के मन को भी छोड़ दीजिए, आप जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, उनके मन में है ये कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो बिहार का जो है सो चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि वह कहते हैं कि जितना विकास होना चाहिए था बिहार का, वैसा नहीं हो सका। और डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके जब विकास नहीं हो सका, तो यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यह कहां पर चूक हो रही है कि जितनी चाहत है चिराग पासवान की या बिहार के आम आवाम की, वह नहीं हो पा रहा है। तो यह एक सवाल है, यह बन रहा है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान की अगर इच्छा है तो वो निश्चित रूप से, आप देखिएगा कि जो इस बार क्या होता है। और जितनी जो रिजर्व सीट है वह निश्चित रूप से 38 रिजर्व सीट है। बिल्कुल बिल्कुल, 243 में से 38 रिजर्व सीट है। उसमें आपको यह भी देखने वाली बात होगी कि रिजर्व सीट में बगैर चिराग पासवान के, देखिए, इधर उधर नहीं होगा। अब उनको कितनी सीट मिलती है इधर से, क्योंकि मांझी जी भी उनके साथ में हैं एनडीए फोल्ड में, तो यह भी देखने वाली बात होगी। और मांझी जी क्या कहते हैं, और जिस लिहाज से मांझी जी ने सीट के बारे में भी कहा कि हमको 35 से 40 चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी का भी आप देख रहे हैं, लेकिन वह तो 243 से 244 सीट होने जा रहा है। इसने इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का मन मिजाज भी कुछ ज्यादा इस बार जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बात नहीं, मैं यही देखिए, मुझे एक बात और कहनी है इसमें चिराग पासवान के मामले में। रवि सर ने कहा कि देखिए स्ट्राइक रेट 100%। मैंने ये बात पहले भी कही थी, चिराग पासवान जब गठबंधन का हिस्सा होते हैं तब स्ट्राइक रेट 100% होता है। जब गठबंधन में नहीं शामिल होते हैं, अकेले दम पर लड़ते हैं, तो 2024 में क्या हुआ यह सबों ने देखा है। तो अभी यह स्थिति नहीं बनी है कि वो अकेले कुछ कमाल करके दिखा सके। यह बात सही है कि देखिए, चिराग पासवान के साथ या रामविलास पासवान के साथ जो बिहार के सबन मतदाता हैं या दूसरी जातियों के मतदाता हैं, वे भी अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और जहां तक बात 38 रिजर्व सीटों की है, तो देखिए अब दलित वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा डिवीजन है। चिराग पासवान के नेता है, ठीक है, 5% के करीब मत, हाँ, ठीक है। जीतन राम मांझी के नेता है, वह भी स्थापित हो चुके हैं, उनका भी मत प्रतिशत आपको पता ही है। और जो राम है रविदास है,
वह अब तक बसपा को भी वोट करता रहा है और उसका उनका वोट जो है इधर उधर बिखरता रहा है। अब उसमें कोशिश कौन कौन लोग कर रहे हैं? बसपा अपना तो है ही, फिर देखिए राजेश राम को बनाया गया कांग्रेस में, तो वह प्रयोग चल रहा है। तो यह प्रयोग चल रहा है, तो देखिए चिराग पासवान को यह भी याद रखना होगा 2014 में 7 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, नालंदा हारे थे बहुत ही मामूली मतों के अंतर से, ठीक है ना, नहीं तो नीतीश कुमार 2014 में नालंदा भी हार गए होते। तो 2014 में 7 सीटें, 2019 में 6+1 लोकसभा की सीटें मिली और +1 राज्यसभा, रामविलास पासवान भेजे गए, तो 7 वैसे हो गया, लेकिन 2024 में 5 पर आ गए। तो अब देखिए चिराग पासवान को यह लग रहा है कि जहां से लोजपा की शुरुआत हुई थी, करीब 25 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, अब तो एनडीए में 22 और 25 देने की ही बात हो रही है, कुछ लोग 18 की भी बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि हम 22, और देखिए चिराग पासवान को 18 या 22 सीटें मिलती हैं या 23 सीटें ही मिल जाती हैं, +-1 कर लें या 2 कर लें, तो चिराग पासवान को सभी, अब देखिए उनके संकट के साथ ही इतने हैं। क्या हुलास पांडे को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या राजू तिवारी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या सुरेंद्र विवेक को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या वेद पांडे को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या संजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या संजय पासवान को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्या सुभाष को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? तो उनके जो ऐसे लोग हैं, प्रकाश चंद्रा को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, प्रमोद सिंह को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो ऐसे लोग, तो फिर उनको लग रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और जो सीटें हैं, और फिर जब बीजेपी और जेडीयू इन दोनों को ही इतनी सीटें आ जाएगी, तो हम क्या न 3 में न 13 में जो मिलेगा वो रख लेना होगा, यही स्थिति है वेंकटेश। बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बीते दिनों महागठबंधन की बैठक हुई और बाकायदा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी गठन किया गया। क्या इसके बाद से ये मान लिया जाए कि जो सब कुछ है महागठबंधन के अंदर सेट हो गया है? नहीं वेंकटेश, सेट हो गया है यह कैसे कह सकते हैं? देखिए अभी तो मुख्यमंत्री की घोषणा होनी बाकी है, अभी मुकेश सहनी की डिमांड भी पूरी होनी है, उन्हें कितनी सीटें और कांग्रेस को कितनी सीटें। देखिए वहां सीटों की संख्या वहां भी फंस रही है, कितनी कम सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी कम सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। 144 पर लड़े थे, कहां तक नीचे आएंगे? हाँ? और 70 से ये कितने कम होंगे, ये कितने कम होंगे। तो अब देखिए सीटों की संख्या की कटौती और क्वालिटी सीट्स के लिए मार। देखिए मुझे जानकारी है, अगली बैठक भी होनी है, कि अब सभी घटक दलों को कहा जा रहा है कि जितने 243 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जो आपके संभावित उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनका नाम आप दे दीजिए। ABC चाहे जितने 6 घटक दल है ना, तो आप नाम दे दीजिए। फिर देश की कुछ सर्वे एजेंसियों को हायर किया जा रहा है जो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे कि भाई किसी विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार राजद के, 2 उम्मीदवार कांग्रेस के, 1 उम्मीदवार वीआईपी के, 1 उम्मीदवार किसी और पार्टी के, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन है? तो एक यह भी चयन प्रक्रिया है। और देखिए आगे क्या बात होगी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी जिस कन्हैया कुमार को बिल्कुल इस तरीके से लॉन्च कराया राहुल गांधी ने, कहाँ चले गए? हाँ, वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, यात्रा खत्म की, उसके बाद गायब हो गए। हाँ, तो क्या कन्हैया कुमार पर विराम लग गया है? अखिलेश सिंह कहाँ पीछे ढकेल दिए गए हैं अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद? हाँ, पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव का कुछ नहीं हुआ तो सीमांचल को फिर बिगाड़ देंगे। हाँ, इतनी ताकत तो है ही। और फिर पप्पू यादव को कौन कैच कर लेगा? यदि आप घर से निकाल देंगे और घर में रखने को तैयार ही नहीं होंगे तो वह कोई ना कोई व्यक्ति तो अपना ठिकाना खोजेगा ही खोजेगा ना। तो अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। फिर देखिए पशुपति पारस के साथ दोनों संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलती हैं? पशुपति पारस यदि सोच रहे होंगे कि उन्हें दर्जन भर सीटें मिल जाएगी तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। देखिए उनकी संख्या 5 से 7 के आसपास होगी, क्योंकि पशुपति पारस और सूरजभान सिंह वे ही 2 वहां हैं जो महत्वपूर्ण है। सूरजभान सिंह को स्वयं चुनाव नहीं लड़ना है, पशुपति पारस को स्वयं चुनाव नहीं लड़ना है, पशुपति पारस को अपने बेटे को चुनाव लड़ाना है। पशुपति पारस अपने बेटे को अलौली से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वह आरजेडी की जीती हुई सीट है,
तो ये सारे पेच अभी फंसे हुए हैं। फिर देखिए, क्या आप आईपी गुप्ता से भी कोई तालमेल करने जा रहे हैं? तो अब महागठबंधन का एक व्यापक परिदृश्य और चिराग पासवान ने जो बम फोड़ा है, इसके बाद का क्या डेवलपमेंट होता है, यह भी समझने की बात होगी। तो अभी महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया है, या कैसे कर सकते हैं? हाँ रवि जी, जैसे अभी महागठबंधन में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, हमने बीते दिनों मुकेश सहनी को देखा था, उन्होंने कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी की थी। पशुपति पारस जब कहे थे कि हमने एनडीए से नाता हम तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा जहाँ सम्मानजनक चीज़ें होंगी। जो अभी महागठबंधन की आगे की बैठकें होंगी या जो अभी तमाम वहाँ की चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक कांग्रेस जो सो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, निश्चित रूप से नेशनल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो महागठबंधन की बैठक हुई बीते दिन, आपने देखा कि कांग्रेस ने स्पेस दिया। वो राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद देखिए आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। अब दूसरी बैठक जो अहम बैठक मानी जा रही है वो कांग्रेस मुख्यालय में। तो ये देखिए, कांग्रेस बड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है, इस बात को भी बहुत धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से स्ट्रक्चरल ढांचा जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे उनको हटा करके राजेश राम को बनाया, तो वो अपने कोर वोटर पर वो एकदम पूरी तरह से उसका माइंडसेट है कांग्रेस का, और उसी को वह मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है कि आप देखिए दलित चेहरे को लाया राजेश राम को, वो उनका अपना कोर वोटर कभी रहा करता था। अब देखिए मुस्लिम भी उनके पास में है। यही तो है कि मजबूती के साथ कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब कन्हैया कुमार पर ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि वो अब नहीं दिखाई पड़ रहे, सीन से आउट है, लेकिन यह भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट एंड पार्सल हो सकता है, क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं वह एनडीए के वोटर माने जाते हैं, भूमिहार समाज। तो वो कहीं ना कहीं वह भी अगर यदि घूमते हैं 2% वोट, 1% वोट अगर एड ऑन करते हैं महागठबंधन में, तो वह अचीवमेंट माना जाएगा। ये क्योंकि वो जो कट्टर लोग होते हैं वो इधर उधर नहीं होते उस समाज के लोग। तो ये अगर यदि अगर आ जाएंगे, कन्हैया कुमार का मूवमेंट होता है और लोग उनको, अब आप एक चीज और हम बताते हैं, आप देख भी लीजिएगा, कन्हैया कुमार जितनी बात लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उस पर सोनिया गांधी भी उनको एक्स पर पोस्ट कर रही हैं। आप देख लीजिए इसको। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिहार की राजनीति में है, तभी सोनिया गांधी उनको फॉलो भी कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसी को हम आज दिन में हम लोग बैठ के वॉच भी कर रहे हैं। आप दोनों लोगों ने इस खास चर्चा में अपना वक्त दिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज का जो संगत पंगत एपिसोड है उसमें इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।